देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा टल गया है। अमित शाह को 16 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड आना था, लेकिन अब वो 29 और 30 अक्टूबर को आएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के माने तो व्यवस्था के चलते गृह मंत्री अब नई तारीखों पर दौरे करेंगे। उनके 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कुछ ही दिन में कार्यक्रम ये फाइनल हो जाएगा। पार्टी अमित शाह का एक सार्वजनिक कार्यक्रम कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं अनुमति मिलने पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा टल गया है। अब 29 से 30 अक्टूबर को अमित शाह उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वहीं व्यवस्था के चलते ये जो यात्रा है उसे टाली गई थी। अब फिलहाल आगे 29 से 30 अक्टूबर तक वो यात्रा करेंगे। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम धामी 16 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर पहुंचकर वहां दर्शन और पूजन भी करेंगे। साथ ही एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। तो अयोध्या पहुंचकर वहां पर पुष्कर सिंह धामी पूजन अर्चना करेंगे और एक कार्यक्रम में भी उनके शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर धामी जी रहेंगे और उनके साथ ही मनजीत सिंह बिट्टा भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या पहुंचकर वो दर्शन पूजन करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची। यहां परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने पुष्प वर्षा, वेद मंत्रों और शंखनाद के साथ उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल ने परमार्थ निकेतन गंगा आरती में आश्रम के परमध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और मांग के आशीर्वाद लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि दिव्य गंगा घाट पर आकर उनको प्रयागराज के संगम तट की याद आ गई। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आश्रम में जीवन कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की मार्गदर्शिका, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, लैंगिक समानता, वहीं धार्मिक परिदृश्य में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और द गर्ल पावर प्रोजेक्ट विषय पर बनी पुस्तकों का प्रोजेक्शन भी किया। तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उत्तराखंड का दौरा और साथ ही परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पुष्प वर्षा, वेद मंत्रों के साथ उनका वहां पर भव्य स्वागत भी किया गया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उत्तराखंड दौरा है, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जैसे कि सरकारी योजनाओं की मार्गदर्शिका, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, लैंगिक समानता और साथ ही साथ धार्मिक परिदृश्य में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, द गर्ल पावर प्रोजेक्ट विषय पर बनी पुस्तकों का उन्होंने प्रोजेक्शन भी किया। कांग्रेस में वापसी के बाद सीट बदलने की चर्चाओं को खारिज करते हुए यशपाल आर्य ने स्पष्ट किया है कि वो बाजपुर से ही चुनाव में मैदान में उतरेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि बाजपुर उनकी कर्म भूमि है। वहां की जनता ने हमेशा उन्हें आशीर्वाद दिया है। वो जनता के सेवक हैं, इसलिए इसे लेकर कोई संशय या संदेह नहीं होना चाहिए। यशपाल आर्य ने कहा कि वो बीजेपी में अलग थलग पड़ गए हैं और सामंजस्य नहीं बैठ पाया। किसान आंदोलन की घर वापसी एक कारण रहा है और यशपाल ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। वो बता दें कि साल 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी, यही उनका संकल्प और सपना है। तो यशपाल आर्य ने सीट बदलने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है और साथ ही बाजपुर मेरी कर्म भूमि है, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, ये उनका बयान भी है। लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ऐसा यशपाल का कहना है। और यशपाल आर्य ने सीट बदलने की जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी बातें की जा रही हैं, उस पर सीधा सीधा उन्होंने इसे को खारिज कर दिया है और कहा कि बाजपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मेरा कर्म भूमि यही है, मेरा धर्म भूमि यही है और लोकतंत्र को मजबूत करने की उन्होंने जरूरत बताई है।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स के लोकेशन के लिए सैटेलाइट और अन्य माध्यमों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने रिस्ट बैंड की व्यवस्था का सुझाव भी दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सर्च ऑपरेशन में काफी मदद मिल सकती है। मुख्य सचिव सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ऑफ सीजन टूरिज्म पर फोकस करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की सीजनल होती है, लेकिन ऑफ सीजन टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं भी हैं। इन्हें तलाशते हुए योजनाएं तैयार की जाए। और मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी पर काम करना चाहिए। हेलीपैड्स और हेलीपोर्ट्स के निर्माण पर शीघ्र कार्य की जानी चाहिए। वहीं पर्यटन स्थलों में हेलीपैड्स विकसित करने के लिए प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। जहां ज्यादा संभावनाएं हैं वहां कनेक्टिविटी पर प्राथमिकता के आधार पर फोकस होनी चाहिए। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यटन को लेकर के ये पर्वतारोहियों की सैटेलाइट की लोकेशन की व्यवस्था जरूरी है, जिसे रिस्ट बैंड की व्यवस्था का भी उन्होंने सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जितनी भी संभावनाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, उन पर फोकस किया जाए। जहां ज्यादा संभावनाएं हैं वहां कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देकर उस पर फोकस करना चाहिए। प्रदेश में 4 नए महाविद्यालय खुलेंगे। शासन की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। पौड़ी जिले के खिरसू चमेली, जिले के देवाल और उधम सिंह नगर के गदरपुर और नामकत्ता में महाविद्यालय खुलेंगे। शासन और इसके जीओ की किए जाने के साथ ही इन महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य सहित शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद सृजित कर दिए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक पीके पाठक ने इसके लिए मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य की नियुक्ति होते ही इन महाविद्यालयों में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। वहीं प्रदेश के 8 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर की उच्चीकृत कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालयों के उच्चीकरण से छात्र छात्राओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो शासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को मौका मिलेगा, छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में ये 4 नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, जिसका ऐलान कर दिया गया है। शासन की ओर से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये सुनहरा मौका है वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के हों। इस महाविद्यालय खुलने के बाद उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शासन की ओर से इस आदेश को जारी कर दिया गया है कि 4 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 नए विद्यालय खुलने से उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर दिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चार धाम यात्रा के लिए अब कम समय बचा है। वहीं अगले महीने चारों धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। इसकी घोषणा विजयदशमी पर होगी। वहीं उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंध बोर्ड की मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के दिन घोषित होगी। इसी दिन आगामी यात्रा काल 2022 के लिए हकधारियों को पगड़ी भेंट की जाएगी और इसी तरह द्वितीय केदार महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि, डोली यात्रा कार्यक्रम और महेश्वर मेला की तिथि भी विजयदशमी और अवसर पर ओंकेश्वर मंदिर उखापीठ में तय होगी। तो विजयदशमी पर औपचारिकता इसकी घोषणा होगी। हकधारियों की भेंट की जाएगी, पकड़ी उन्हें भेंट की जाएगी और चारों धाम के कपाट शीतकाल के लिए अब बंद होंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। विजयदशमी पर यह औपचारिक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। चलिए, बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। आज फिर होगी बुराई पर अच्छाई की जीत। पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देहरादून शहर में भी विभिन्न जगहों पर रावण का दहन किया जाएगा और इस दशहरे में मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। हालांकि कोरोना काल के चलते इस साल पुतलों का कद थोड़ा कम रखा गया है, साथ ही आतिशबाजी भी कम होगी। आपको बता दें कि देहरादून शहर में सबसे ऊंचा 55 फीट का पुतला फूंका जाएगा। हालांकि आयोजकों ने सभी से कोविड गाइडलाइंस पालन करने की बात कही है। कड़ाई से वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की जाएगी। साथ ही साथ जितने लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें इस मेले में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। हालांकि आयोजक लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। वहीं देहरादून में 55 फीट का ये पुतला फूंका जाएगा। मेघनाद और कुंभकर्ण का जो वहां पर पुतला फूंका जाएगा, पुतला दहन होगा। वहीं बुराई पर अच्छाई की इस जीत में देहरादून में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए, अगली खबर का रुख करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के विधायक महेश जीना ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मछोड़ को कोरोना संक्रमण और उसके चलते अस्पतालों में सुविधाओं की कमी को देखते हुए 18 लाख की धनराशि दान की है। सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मछोड़ में जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना, मछोड़ ग्राम प्रधान ईश्वरी दत्त और सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और ग्रामीण भी वहां पर मौजूद रहे। तो कोरोना से अस्पताल में सुविधाओं की कमी के चलते ये ऐलान किया गया है। सल्ट विधायक 18 लाख रुपए का उन्होंने योगदान दिया है और जल्द ही ये काम शुरू होगा, ऐसा विधायक जी ने कहा है। कोरोना से अस्पताल में सुविधाओं की कमी उन्होंने देखी और 18 लाख का उन्होंने ऐलान किया है। सल्ट विधायक ने 18 लाख रुपए दिए हैं, जिससे अस्पतालों की कायाकल्प को बदलने के लिए उन्होंने दान दिया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा, ऐसा विधायक जी ने कहा है। ग्राम पंचायत ढालीपुर के विकास नगर में ग्रामीणों ने पानी की कमी से परेशान होकर ब्लॉक प्रमुख से गुहार लगाई है, जहां ब्लॉक प्रमुख ने सबकी समस्याएं सुनी और जल संस्थान के उच्च अधिकारियों को निर्देश कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की भी बात कही और पानी की समस्या पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा और इसके लिए उन्होंने उसका धन्यवाद भी किया। ब्लॉक प्रमुख से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं जो उन्हें पानी की समस्या हो रही है। वहीं चुनाव में वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और ढालीपुर में लोग जो हैं पानी की दिक्कतों से लगातार जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ब्लॉक प्रमुख से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या को सुने और उस पर संज्ञान ले और चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी का समर्थन चुनाव में करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।